हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट कोड CC3 से कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड जिसका नाम है उससे एक टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस टॉपिक का नाम है नेशनलिस्ट मूवमेंट इन अफ्रीका, अर्थात अफ्रीका में राष्ट्रवादी आंदोलन। यह जो टॉपिक है ये हमारे यूनिट 4 में है। तो इसको हम शुरू करें इससे पहले हम इसको विभिन्न भागों में विभाजित करेंगे अध्ययन की सुविधा के लिए। सबसे पहले इसकी भूमिका और परिचय पर प्रकाश डालेंगे। तत्पश्चात हम राष्ट्रवाद को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा इसके अगले भाग में करेंगे। इसके तीसरे भाग में हम अफ्रीका में राजनीतिक प्रवृत्तियों के उदय एवं विकास की चर्चा करेंगे और उसके अगले अध्याय में अथवा भाग में हम उसके निष्कर्ष पर प्रकाश डालेंगे। तो कुल मिलाकर हम इसे 4 भागों में विभक्त करेंगे और चारों भाग को एक एक कर संक्षिप्त रूप से वर्णन करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। अफ्रीका में राष्ट्रवाद का उदय। अफ्रीका में राष्ट्रवाद का उत्थान विदेशी प्रभुत्व की प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप तथा इसके साथ साथ विदेशी शासन के अधीन आधुनिकता के संपर्क के कारण हुआ। जेम्स एस कोलमैन उष्ण प्रदेशीय अफ्रीका में राष्ट्रीयवाद के उत्थान का विश्लेषण करते हुए लिखते हैं कि यूरोपियों के अवैध प्रवेश के फलस्वरूप अफ्रीका में उत्पन्न गहन और जटिल परिवर्तन एक प्रकार से विदेशी शासन का फल है। ठीक है। वास्तव में विदेशी अधिपत्य, साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के विरुद्ध बड़ी सीमा तक अफ्रीकी राष्ट्रवाद एक प्रतिक्रिया ही थी। ये सभी शब्द उन लोगों पर लागू होते हैं जिन्होंने बहुत वर्षों तक इनके परिणामों को भुगता। अब हम राष्ट्रवाद को प्रभावित करने के कौन कौन से कारक थे उनके बारे में आपको बताएंगे। यह मूलतः 5 विशिष्ट कारक बताए गए हैं जिन्होंने अफ्रीका में राष्ट्रवाद को उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका पहला कारण था कि यूरोपीय अधिपत्य तथा गोरे लोगों द्वारा अफ्रीका वासियों का सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक शोषण करना। इसका दूसरा महत्वपूर्ण कारक था यूरोपीय जातियों के साथ संपर्क ने अफ्रीकियों में आधुनिकता की भावना उत्पन्न की। उसी ने अफ्रीका के लोगों में जागृति भी पैदा की। इसका तीसरा महत्वपूर्ण जो कारक था वह है सामान्य रूप से अफ्रीका के लोगों में जागृति से तथा विशेष रूप से भारत जैसे देशों में संप्रभु राज्य बनने के कारण अफ्रीकी लोगों का उत्साहवर्धन हुआ। भारतीय मूल के बहुत से लोगों ने अफ्रीका में रहने के कारण जो अफ्रीका में नौकरियां कर रहे थे, यह प्रभाव और भी गहरा हो गया। एशिया में हो रहे राष्ट्रीय जागरण के सीधे प्रभाव के परिणाम स्वरूप अफ्रीका में पुनरुत्थान की भावना पनपने लगी। इसका चौथा कारण था विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशों के कारण तथा अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आंदोलनों के परिणाम स्वरूप उपनिवेशवाद की समाप्ति की प्रक्रिया के प्रादुर्भाव से अफ्रीका में पुनरुत्थान के लिए आधार पैदा हुआ। और साथ में इसके जो अंतिम जो 5वां कारक है वह है कि उद्योत्तर काल में परिवर्तित परिस्थितियों के कारण जिसमें यूरोपीय शक्तियां छिन्न हो गई और उनके अनेक आंतरिक, सामाजिक, आर्थिक पुनर्निर्माण की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इससे अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशवाद की पकड़ ढीली पड़ती चली गई। इन 5 कारकों ने मूल रूप से अफ्रीका में राष्ट्रवाद के उदय में सहायक की भूमिका निभाई। अब हम इसके तीसरे भाग को देखेंगे जिसमें हमने बोला था अफ्रीका में राजनीतिक प्रवृत्तियों का उदय और विकास। 1960 ईस्वी में अफ्रीका के जो देश
स्वतंत्र हुए उनमें सबसे अधिक ध्यान बेल्जियम कांगो ने आकृष्ट किया। बेल्जियम कांगो में जो घटनाएं घटित हुईं, उनसे समस्त संसार को चिंतित होना स्वाभाविक था, क्योंकि इन घटनाओं से ऐसा लगने लगा था कि संसार के दो विरोधी गुटों में, अर्थात साम्यवादी गुट और लोकतांत्रिक गुट के मध्य चल रहे शीत युद्ध की छाया अफ्रीका पर भी पड़ चुकी थी तथा बड़ी बड़ी शक्तियां नवोदित स्वतंत्र अफ्रीका के राजनीतिक दृष्टि से अपरिपक्व राष्ट्रों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बिसात पर मोहरों के रूप में करना चाहती थी। 1945 ईस्वी के बाद दो विचारधाराओं में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए जो भयंकर संघर्ष चला, उसमें एशिया और अफ्रीका के देशों में विशेषता प्रभावित करने का प्रयास किया। संसार के देश साम्यवाद और लोकतंत्र की विचारधाराओं के बीच बंटने लगे। एशिया और अफ्रीका के नवोदित राष्ट्र राजनीति के इस खेल में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते थे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। ये राष्ट्र अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने और गुटबाजी से अलग रहने में ही अपना हित मानते थे। अतः इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की गति प्रदान की। फिर भी एशिया और अफ्रीका के कुछ राष्ट्र इन दोनों विचारधाराओं की ओर आकृष्ट हुए बिना नहीं रहे। साम्यवाद को अधिक प्रसारित करने के उद्देश्य से लेनिन, स्टालिन, मोलेनकोव की नीतियों को खुश्चेव ने बदल दिया। उसने युद्ध आवश्यक नहीं है का नारा दिया तथा कहा कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का समय आ गया है। उसने कहा कि लेनिन और स्टालिन ने अपने समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कहा था कि विश्व में साम्यवाद की विजय के लिए युद्ध आवश्यक है, लेकिन अब परिस्थितियों में परिवर्तन आ चुका है। अफ्रीकी नेता साम्यवाद की उपलब्धियों और अपीलों से प्रभावित हुए। अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, फ्रांसीसी, पश्चिमी अफ्रीका में स्थानीय साम्यवादी दलों का प्रभाव बढ़ा। उपनिवेशवाद, रंगभेद तथा आर्थिक शोषण के अवशेषों का उन्मूलन करने के लिए जनता को साम्यवाद आकर्षित करता है। इससे साम्यवाद विरोधी शक्तियों के लिए एक नई समस्या पैदा हो गई, क्योंकि अभी तक वे अपनी समस्त सैनिक शक्ति द्वारा साम्यवाद का विरोध करने पर ही केंद्रित कर रहे थे। अब एशिया और अफ्रीका में साम्यवादियों ने आर्थिक घुसपैठ भी आरंभ कर दिया। लोकतंत्र समर्थक अमेरिका व अन्य देशों ने भी आर्थिक सहायता के नाम पर लोकतंत्र का प्रचार प्रसार करना आरंभ कर दिया। कई अफ्रीका देश अमेरिका के इस प्रचार प्रसार से प्रभावित होकर इसके खेमे में चले गए। अमेरिका ने सोमालिया को सहायता देकर उससे इथोपिया पर आक्रमण करवाया। अंगोला के गृह युद्ध में उसने FNLA का समर्थन किया। अमेरिका ने रोडेशिया तथा दक्षिणी अफ्रीका के रंगभेद समर्थक सरकारों का समर्थन भी किया। फरवरी 1963 में मोशी, जिसका वर्तमान में टागानिका या अफ्रीका के जो क्षेत्र है उसको मोशी कहा जाता है, मोशी में एक अफ्रेशियाई एकता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य
एशिया और अफ्रीका के देशों की एकता बनाए रखना तथा विरोधी गुटों से अपनी रक्षा करना था। इस सम्मेलन में मुख्य राजनीतिक प्रस्ताव के अतिरिक्त 30 अन्य प्रस्ताव भी पास किए गए जो विविध समस्याओं के संबंध रखते थे। सम्मेलन में कई मांगे रखी गई जो निम्नलिखित हैं, जिसमें पहली मांग जो थी कि ब्रिटेन से मांग की गई कि वह बसुतो लैंड, बेचुआना लैंड और स्वाजीलैंड को बिना शर्त स्वतंत्रता प्रदान करे। ब्रिटेन से यह भी मांग की गई कि वह रोडेशिया संघ को भंग कर तीनों प्रदेशों को अलग अलग मानकर स्वतंत्र करे। इसके अलावा उनकी मांग थी एशिया एवं अफ्रीका के राष्ट्रों से अपील की गई कि उपनिवेशी तत्वों और उपनिवेशवादी सरकारों के दमन के शिकार लोगों को राजनीतिक शरण प्रदान करें। तीसरी मांग जो थी वह थी कि इजराइल को नया उपनिवेशवादी अड्डा कहकर निंदा की गई। अफ्रीशियाई देशों से अपील की गई कि वे यहूदी घुसपैठ को रोके। चौथा जो मांग था वह था यमन का समर्थन किया गया और यमन की सीमाओं पर सऊदी अरब, जोर्डान और इजराइल के आक्रमणों की भर्त्सना की गई। केन्या में तत्काल आम चुनाव कराने और इसके बाद 1963 में ही उसे स्वतंत्रता प्रदान करने की मांग की गई। केन्या, युगांडा, जंजीबार और टंगानिया का पूर्वी अफ्रीका संघ में की योजना का समर्थन किया गया। सदस्य राष्ट्रों से अपील की गई कि वे पुर्तगाल के खिलाफ आर्थिक और कूटनीतिक बहिष्कार लागू करवाएं और उसे अफ्रीशियाई सम्मेलन में भाग लेने से रोक दिया जाए तथा अंगोला और मोजाम्बिक के मुक्ति आंदोलन में हर प्रकार से सहायता दी जाए। उत्तरी रोडेशिया को लोकतंत्रात्मक संविधान प्रदान कर दिया जाए और संघ को भंग कर दिया जाए। इसकी और अगली मांग जो थी वह थी सदस्य राष्ट्रों से यह अपील की गई कि दक्षिण रोडेशिया के लोगों को उनके स्वतंत्रता आंदोलन में मदद की जाए। इसकी अन्य मांग में सोमालीलैंड की जनता पर फ्रांस के अत्याचारों की निंदा की गई। इसकी अगली जो मांग थी वह थी कि अमेरिकी सरकार से दक्षिण वियतनाम में अपनी नीति को छोड़ने और आक्रमण की कार्यवाही बंद करने तथा समस्त सैनिकों और सलाहकारों को वापस बुला लेने की मांग की गई। ब्रिटेन को 1963 में जंजीबार को स्वतंत्र करने की सलाह दी गई। साथ ही साथ इनकी एक और भी मांग थी, वह थी कि सम्मेलन ने एक प्रस्ताव में कहा कि कांगो में स्थिति बताती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी साम्राज्यवाद का साधन बनता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र से अपील की गई कि वे संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन पर बल दें ताकि वह अफ्रीका के लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर सके। अन्य प्रस्ताव अदन और उसके संरक्षित प्रदेशों, अरब मुक्ति मोर्चा, अकिनावा, रुआंडा के शरणार्थी, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और पश्चिमी इरियन के बारे में था। स्पष्टता इस सम्मेलन पर वामपंथियों और साम्यवादियों का बहुत अधिक प्रभाव था। इसके पश्चात 2 सम्मेलनों का आयोजन किया गया। ये सम्मेलन थे आदिस अबाबा सम्मेलन और अफ्रीशियाई एकता शिखर सम्मेलन। आदिस अबाबा जो सम्मेलन था वह 1963 में अफ्रीकी सम्मेलन हुआ जिसमें 32 राष्ट्रों के शासनाध्यक्षों ने भाग लिया। इसमें संयुक्त अफ्रीका की स्थापना के बारे में विचार किया गया और अफ्रीकी राष्ट्रों के एक स्थायी सचिवालय की स्थापना तथा सभी राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की एक परिषद की स्थापना का सुझाव दिया गया। सचिवालय का नाम अफ्रीकी एकता संगठन रखा गया। सम्मेलन में अफ्रीकी राज्यों के झगड़े को सुलझाने के लिए एक आयोग की भी स्थापना की गई।
इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि इसमें अफ्रीकी एकता का घोषणा पत्र स्वीकार किया गया, जिसमें समूचे अफ्रीकी महाद्वीप की दास्ता से मुक्त करने की प्रतिज्ञा भी ली गई। इसका दूसरा जो सम्मेलन आयोजित किया वह था अफ्रीशियाई एकता सम्मेलन। जनवरी 1972 में काहिरा में अफ्रीशियाई एकता सम्मेलन हुआ, जिसमें 59 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में बांग्लादेश के प्रतिनिधि को भी आमंत्रित किया गया था, जो इस बात का प्रमाण था कि एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देशों ने उसके स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार कर लिया है। सम्मेलन में अफ्रीका के मुक्ति आंदोलन के बारे में खुलकर विचार विमर्श हुआ और अफ्रीशियाई देशों ने का साझा बाजार बनाने की पेशकश की। 1 जुलाई 1984 को हरारे में सम्मेलन के गठित किया गया। आरंभ में इसमें 14 देश सम्मिलित थे। अब हम इसका निष्कर्ष देखेंगे कि अफ्रीकी देशों के संयुक्त प्रयासों के परिणाम था कि 1960 के 1975 ईस्वी तक 38 नए स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आए। इससे अफ्रीका के उत्थान की प्रक्रिया अपने उच्च शिखर पर पहुंच गई। अप्रैल 1990 में नामीबिया की स्वतंत्रता ने अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशवाद को प्रायः समाप्त कर दिया। अब अफ्रीका के प्रजाति पार्थक्य की सुलझाना कुछ सीमा तक बाकी था। प्रजाति पार्थक्य का मतलब रंग भेद की नीति, ठीक है। प्रजाति पार्थक्य हम उसे भी कहते हैं। ये जो समस्या थी ये वहां की स्वतंत्रता के बाद देखने को मिलती है। दक्षिणी अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने प्रजाति पार्थक्य के अर्थात रंग भेद के विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका की सरकार, जो कि अब बहुमत की सरकार है, ने ये नस्लवादी कानूनों को समाप्त कर दिया। मार्च 1992 के जनमत संग्रह में ऐसी नीतियों को दक्षिण अफ्रीका के श्वेतों का भी समर्थन मिला। 1994 ईस्वी में दक्षिणी अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक शासन समाप्त हो गया तथा मिश्रित चुनावों के बाद अश्वेत नेता नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बने और इस देश के सभी लोगों, श्वेतों तथा अश्वेतों दोनों की साझी सरकार बनाई गई तथा रंग भेद और नस्ल भेद की नीति को दफन कर दिया गया। आजादी के बाद इन देशों में जो राजनीतिक चित्र उभरा, तदनुसार केवल 7 देशों में विपक्षी दलों का अस्तित्व है, अर्थात वहां लोकतंत्र के प्रयोग चल रहे हैं। इन 7 देशों में दक्षिण अफ्रीका भी शामिल है, जहां की आबादी 70% हिस्सों को काले लोगों को अभी तक मताधिकार प्राप्त नहीं था। वहां केवल 30% गोरे लोगों को सत्ता पर कब्जा था। 17 देशों में एक दलीय शासन व्यवस्था है तथा 17 फौजी शासन के अंतर्गत हैं। पिछले 25 वर्षों में 70 राजनेताओं या शासनाध्यक्षों की हत्या कर उन्हें सत्ताच्युत कर दिया गया है। 1960 से 1985 ईस्वी के प्रारंभ तक 90 सैनिक क्रांतियों को झेलने वाले इस महाद्वीप में पिछले वर्षों में 6 सैनिक विद्रोह भी हुए हैं, जिसमें 3 सफल और 3 असफल हुए हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अफ्रीका के राष्ट्रीय आंदोलन जो थे वो धीरे धीरे उनका विकास हुआ, जिसमें उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की मांग रखी और उसके पश्चात वहां विभिन्न सम्मेलनों के द्वारा उनकी एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान की गई
तत्पश्चात वे विदेशी शासन से मुक्त हुए और उसके पश्चात वहां जो नस्ल भेद की समस्या थी, जिसे हम रंग भेद या प्रजाति पार्थक्य भी कहते हैं, वह भी समाप्त हुआ और इन सब के वजह से अफ्रीका एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। अफ्रीकी महादेश के अधिकतर राष्ट्र स्वतंत्र हो गए और वहां अपनी एक लोकप्रिय सरकार का गठन किया। इस प्रकार से कुल मिलाकर हम इस विषय को यहीं विराम देंगे। इस विषय के पश्चात हम अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। इससे आपको संभावित प्रश्न इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि अफ्रीका में राष्ट्रवादी आंदोलनों के उदय के कारणों पर प्रकाश डालें, या वो अफ्रीका में राष्ट्रवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में वर्णन करें। तो आप इस तरह से इसे भागों में बांट करके, विभिन्न भागों में बांटकर उसका उत्तर दें और अपने शब्दों में प्रयास करें कि इसका उत्तर आप लिखने का, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।